हेलो एवरीवन, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म डेल्टा रैंकर्स पे। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पीछे क्लियर हो रहा होगा, आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। बात हो रही है एनडीए एग्जाम के बारे में। हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लाइक मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है। अगर मैं बात करूं जीएटी जिसको कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, और साथ में इसमें मेरा क्या रोल होने वाला है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चैनल पे नए हो तो लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब कर देना। तो आज जो स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस में। सबसे पहला बात ये होने वाला है कि मैथ मैथ से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे कितने जाते हैं। 120 टोटल क्वेश्चन होते हैं मैथ से, ये बात याद रखना। और जीएटी से टोटल कितने होते हैं? 150, 150। लेकिन दोनों में अंतर है मार्क्स को लेकर के। कैसे अंतर है? अगर आप मैथ का सेगमेंट दे रहे हो तो ये जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो होगा 2.5 नंबर का, और वहीं पे अगर आप जीएटी का दे रहे हो तो एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। मतलब क्लियर होगा शायद आपको अच्छे तरीके से। अगर मैथ का सेगमेंट आप दे रहे हो तो एक क्वेश्चन बराबर 2.5 नंबर, और वही जीएटी में आप आ गए जिसको जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन बराबर 4 नंबर। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ये 600 नंबर के बन जाते हैं टोटल। और इसका जो टोटल क्राइटेरिया के हिसाब से 300, मतलब 900 नंबर के आपके केवल जीएटी एंड मैथ मिला के सेगमेंट में पूरा होता है। और दूसरा एक सेगमेंट आता है एसएसबी का, वहां से 900 नंबर, टोटल जो पूर्णांक बना 1800 नंबर का। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से समझो, माइनस मार्किंग होता है या नहीं होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मैथ के बारे में, अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो माइनस में जाओगे 0.83, और वहीं अगर आप गेट में जाते हो, मतलब जीएटी जिसको बोलते हैं, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट, वहां पे जाओगे -1.33। नंबर ज्यादा तो माइनस मार्किंग भी ज्यादा, नंबर कम तो माइनस मार्किंग भी कम। आई होप यहां से आपको एक टोटल अंदाजा लग रहा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल यहां पे कितने बन रहे हैं। 270 टोटल नंबर बन रहे हैं क्वेश्चन के। और अगर यहां बात किया जाए टोटल सम नंबर का कर लिया जाए तो 900 नंबर का बन रहा है। क्लियर है बात अच्छे तरीके से? सेम यही एसएसबी का भी सेम यही रोल है, 900 नंबर का वो भी होता है। अब हम बात करते हैं कि मैथ तो आज नहीं बात करेंगे, केवल बात करेंगे जीएटी के बारे में, जिसमें मेरा रोल होने वाला है। जीएटी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। आइए आगे चलते हैं। मैंने आपको एसएसबी के बारे में बता दिया, जो इंटरव्यू का रोल है, ये भी 900, तो मतलब 900 नंबर और प्लस 900, टोटल आपके कितने हो रहे हैं? 1800। क्लियर है बच्चों? ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम आते हैं जीएटी वाले सेगमेंट में, तो इसमें भी दो पार्ट है। एक तरफ इंग्लिश है और दूसरी तरफ आपके जीएटी का सारा कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, और साथ में करंट अफेयर्स भी है। लेकिन इसमें जो मेरा रोल होने वाला है, जी हाँ, मेरा रोल होने वाला है इंडियन पॉलिटी, साथ में हिस्ट्री के कुछ सेगमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 1857 की क्रांति के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं बताऊं आपको जो मेरा रोल होने वाला है टोटल, अगर आज तक का इतिहास देख लिया जाए कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अब तक देखा गया है जितने भी पेपर होते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी को मिला करके 14 से 16 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। मतलब मान के चलो 50 से 60 नंबर का रोल तो है ही है। किसमें बात हो रही है? 400 वाले नंबर में। टोटल 600 नंबर थे, मैंने आपको बताया कि 600 नंबर टोटल थे, ऐसे समझना 600 नंबर टोटल थे। 600 में जो जीएटी थी ये दो सेगमेंट में बटा बटा पहला किस में बटा? पहला इंग्लिश में बट गया, 200 मार्क्स के हो गए। और दूसरा किस में बटा? दूसरा मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज में बट गया। और जनरल नॉलेज में मैंने आपको क्या सब्जेक्ट बताया? फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, साथ में ज्योग्राफी भी है, और हिस्ट्री भी है, एंड करंट अफेयर्स भी है। क्लियर है बच्चे बात अच्छे तरीके से? चलो एक बार अच्छे तरीके से फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद फिर से मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूं कि क्या क्या इंडियन पॉलिटी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझाते हुए लेके चलूंगा, पर यहां तक एक बार आप अच्छे तरीके से देख लो। चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चा सिंपल सी बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं जनरल नॉलेज में, एक बार फिर से देखो।
मैंने बोला था फिजिक्स होते हैं, फिजिक्स 11 एंड 12th लेवल की, लाइक गति के नियम, मोशन, न्यूटन के नियम क्या है, गति के समीकरण क्या होते हैं, बात करें गुरुत्वाकर्षण, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। मुझे पता कि आप लोग ने पढ़ रखा होगा, मे भी नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पे सारी प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी, आपका सारा सेगमेंट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वही मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ, एलिमेंट्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपसे ये भी पूछा जाता है कि कोई एक दे दिया गया आपको केमिकल, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl दे दिया गया। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया जो Na है ना, इसके वैलेंसी कितनी है या ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ऐसे अमोनिया का सूत्र पूछा जा सकता है। मतलब आप 11 एंड 12th बेस पे लेके चलिए, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, और इसी में मेरा सेगमेंट आएगा इंडियन पॉलिटी, है ना। जो हम अगला बात करेंगे पूरा इंडियन पॉलिटी बेस पे बात करेंगे, पर थोड़ा सा जानो कि अगर ज्योग्राफी की बात होगी, जियोग्राफी में क्या क्वेश्चन बनेगा, कि भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में, कि भारत में सबसे ठंडे पानी, गर्म पानी एंड ऑल कैसे बनता है, झील, गर्म पानी की झील कहाँ पे है, या ठंडे पानी की झील, या ताजा पानी की झील भारत में या नहीं, पूरे विश्व की बात कर लिया जाए, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है, जो स्टैटिक पोर्शन एक तरीके से होता है। डन है, बहुत सही। इसके बाद आता है एक लास्ट रोल करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के बारे में सर बात करेंगे कि लाइक अभी जो कोई पर्सन जो न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, इंटरनेशनल कोई ट्रीटी हो गई या इंटरनेशनल रूप से कोई बड़ी घटना हो गई, कोई इवेंट्स, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, कोई ऐसा पुरुष जो पहली बार पूरे विश्व में काम किया हो, या इंडिया में कोई ऐसा पुरुष या वीमेन है जो पहली बार ऐसा कोई काम कर रही हो, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कोई दो देश के बीच में, डिफेंस से संबंधित तो क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं है। हालांकि इसके बारे में सर हम ब्रीफ में बात करेंगे। बेसिकली आज हम बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, क्वेश्चन बनता कहां से है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो बच्चा ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। चलो, जो मेरा रोल है इंडियन पॉलिटी के बारे में, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बताना है। लाइक सिलेबस में ये है कि इंट्रोडक्शन, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहते किसे हैं, पहला ये। नेचर कैसा है, हमने क्यों यूनिटी ऑफ स्टेट वर्ड चूज किया, फेडरल ऑफ स्टेट वर्ड क्यों नहीं चूज किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या होता है, और भारत में जो सोर्स ऑफ पावर है इसको कहते किसे, कौन है, जनता है या सरकार सुप्रीम है, ये सारी बातें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है बच्चा, जिसमें क्या क्या है, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए सबसे पहली शर्त है बच्चा कि संविधान का जीवित रखना, और संविधान को जीवित रखने के लिए जो संविधान के आदर्श है वो होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। हालांकि आज तो सिलेबस की क्लास है, तो हम सिलेबस के ही बारे में बात करेंगे, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से संविधान बना कैसे, किस तरीके से एम एन रॉय ने सबसे पहले मांग की थी, अगर पूरे विश्व में बात किया जाए किस देश ने किया, अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है, सबसे छोटा संविधान किस देश का, ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, उस पर बात हम करेंगे। पर आज बात हो कि सिलेबस आपका क्या क्या चीजें हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे चलूं बच्चा मैं, चलो। अगला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल कि कोई संविधान अगर भारत देश का बन रहा है तो बना कैसे है, क्या एक दिन में बनकर तैयार हो गया था, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे बहुत लंबी कहानी है, हमने 200 साल तक लगभग संघर्ष किया है। जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं, ऐसे समझो कोई 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसकी स्थापना हो चुकी है, भारत में आ रही है 1608 ईस्वी में, और इसके बाद किस तरीके से आप देखोगे कि बैटल ऑफ बक्सर होगा, बैटल ऑफ प्लासी होगा, यहाँ पे पहली बार इनको दीवानी राइट्स मिलेंगे, टैक्सेशन सिस्टम मिलेगा, बंगाल का क्षेत्र इनका हो जाएगा, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। पहली बार आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा कि कोई एक कंपनी थी जो सिर्फ ट्रेड के लिए आई थी, कॉमर्शियल वर्क के लिए आई थी, यहाँ पे एक तरीके से अपनी खुद की सेना बना ली है, मिलिटेंट बना ली है, और पैरेलल गवर्नमेंट के तरीके से इंडिया में काम कर रही है। तो आप देखोगे किस तरीके से चीजें बढ़ती जाएंगी। तो पहला एक्ट आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, जहां पे कंपनी को कंट्रोल किया जाएगा। उसी तरीके से धीरे धीरे एक सुप्रीम कोर्ट में, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट स्थापना हो जाएगी, कैसे रूल एंड रेगुलेशन भारत में थोपा जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि फाइनली 1858 में यहाँ पे क्राउन रूल हो जाएगा, एक नया पद आएगा वायसराय का, जो सबसे सुप्रीम होगा भारत का, पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। उसी तरीके से हम सारी बात करेंगे और सारी बातें हम करने वाले हैं। आज बस आप सिलेबस समझो कि हम क्या पढ़ेंगे।
फिट्स इंडिया एक्ट, यहां पे देखोगे कि किस तरीके से कंपनी के कार्यों को अलग कर दिया गया। 4 चार्टर एक्ट आए हैं, उसको के बारे में हम पढ़ेंगे। 1793 का पढ़ेंगे कि किस तरीके से मोनोपोली कंपनी की धीरे धीरे खत्म हो रही है। 1813 में, 1833 में, एंड लास्ट जो आया है 1853 में आया है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और जो सबसे लास्ट एक्ट कोई आया है वो स्वतंत्रता एक्ट 1947 का आया है। लेकिन उसके पहले कैबिनेट मिशन है, वो भी आपके सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान है इसको एक्सेप्ट किसने किया, अगर कैबिनेट मिशन ने ही इसको फाइनली प्रूफ दिया था कि इंडियंस आप भारत में भारतीय संविधान का गठन कर सकते हो, तो कैबिनेट मिशन ही है जिसके कारण हमारे यहाँ संविधान सभा बनी है और 9 दिसंबर को अपने यहाँ पहली बैठक हुई है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे किस लेवल पे हम लेके चलने वाले हैं। क्लियर है बच्चा? चलो बहुत सही। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं आपको होल्ड कर देता हूं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रियम्बल्स ऑफ इंडिया। प्रियम्बल्स के बारे में आपको बात करूं, बहुत बड़ी चीज है। यहां से क्वेश्चन तो अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, यहां से क्वेश्चन तो बनेंगे। प्रियम्बल्स की अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको याद होगा संविधान सभा, डेट है 13 दिसंबर, ईयर है 1946, नाम है जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जिसको कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। वर्तमान में यही प्रियम्बल्स है। इसको पास कब किया गया है? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो वर्तमान में प्रियम्बल दिखता है ये पास्ट में इसका नाम क्या था? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कितने तारीख को किया? 13 दिसंबर को। और पास कब हुआ है? 12 नहीं 22 बताओगे, 22 जनवरी को। क्लियर है बच्चा अच्छे तरीके से? इसमें हम ये भी पढ़ेंगे इसके मीनिंग क्या है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे क्रिएटर का थिंकिंग है, जो हमारे गॉड हैं, जो हमारे संविधान को बनाए हैं, उनकी थिंकिंग क्या थी जब संविधान बना रहे थे। कोई भी इंसान अगर प्रियम्बल्स पढ़ेगा तो उसको एज ए परिचय पत्र के रूप में पता चल जाएगा कि भारत की जो इंडियन पॉलिटिकल जो एक व्यू है किस प्रकार की है, राजनीति है कैसी, यहां पे सोर्स क्या है पावर का, ये इनैक्ट कब हुआ और भारत चाहता क्या है, अपने नागरिकों के लिए करना क्या चाहता है। तो अगर आप पढ़ोगे तो सिंपल सी मीनिंग है, एक टर्म आता है SSDR, ये नेचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पॉलिटी का। मतलब सोशलिस्ट होगा, सॉवरेन होगा, ये शॉर्टकट में बता रहा हूं, सोशलिस्ट होगा, सॉवरेन होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। मतलब भारत राज्य का कोई भी खुद का धर्म नहीं होगा, हर धर्म के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। सोशलिस्ट, सरकार मैक्सिमम वेलफेयर की बातें करेंगे। ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। आपको मैं से एक आइडिया बता रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर बात किया जाए कि जस्टिस की, जस्टिस भी 3 प्रकार की, सोशल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से, पॉलिटिकल रूप से, हम सारी बात करेंगे। है ना बच्चा? चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। दैट्स ग्रेट। अब आ गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल में जानेंगे कि किस देश से लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट के सबसे पहले अगर बात कोई करेगा तो मैग्ना कार्टा में दिया जाएगा। सबसे पहले इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में, वहीं से अमेरिका ने अडॉप्ट किया। देन हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया। भारत को जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा वर्ड यूज किया जाएगा। यही इसकी बैकग्राउंड है, क्योंकि इंग्लैंड ने सबसे पहले अपने अधिकार पत्र को एज ए मैग्ना कार्टा वर्ड यूज किया था। इसमें हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 13 क्या है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है, कि कोई भी ऐसा संविधान बेसिस स्ट्रक्चर को जो प्रभावित करो कब वो शून्य हो जाता है, हम सारी बात करेंगे। अभी वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, पहले हिस्सा था फंडामेंटल राइट्स का, हम उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से केशवानंद भारती का केस आया, 44 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट से हटा करके अभी एक लीगल राइट्स दे दिया गया। मतलब बहुत सारी हम बात करने वाले हैं, बस एक बेसिक सा आप मुझसे स्ट्रक्चर ले लो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, वैसे कार्य से देखा जाए तो आता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लेकिन हम यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी से लेके आ गया कि फंडामेंटल राइट था, ड्यूटी की बात हो जाएगी। अब ड्यूटी में क्वेश्चन बनते कैसे हैं? सबसे पहले ये बताओ कि भारतीय संविधान में पहले ड्यूटी थी या नहीं थी? तो फंडामेंटल ड्यूटी पहले नहीं थी। हाँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, सही बात है। स्वर्ण सिंह की एक समिति बनती है, ये बात है 1976 के। इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी जैसी कोई चीज होनी चाहिए, पर रिकमेंड किया था 8 ड्यूटी के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था।
हमारे भारतीय संविधान में ओरिजिनली 10 एक्सेप्ट किए गए। अगर वर्तमान में मैं आपसे बात करूं, टोटल अभी 11 है। 86 नंबर का अमेंडमेंट हुआ 2002 में, राइट टू एजुकेशन को ऐड कर लिया गया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, किस देश से लिया गया है, 10 प्रकार के क्या क्या, मैं आपको सब कुछ याद कराऊंगा। मतलब एक बार क्लास करने के बाद आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जाने बच्चा, चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या बात करेंगे, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मेन एक ही उद्देश्य है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। वेलफेयर स्टेट होता क्या है, आप पढ़ोगे कि गांधी जी का विजन यहीं पे डीपीएसपी में देखने को मिलेगा। डीपीएसपी भी 3 प्रकार का है, गांधीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, तीनों मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपको मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा, जब 42 नंबर का अमेंडमेंट हुआ तो क्वेश्चन बनता है कि कितने आर्टिकल्स ऐड हुए 42 नंबर के संविधान संशोधन से। तो मैं आपको समझाऊंगा कि 39 का कैसे ऐड हुआ, 49 का ए आया, 43 का ए आया, 48 का ए आया, और साथ में 43 का बी भी आया। तो मतलब बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे बात करूंगा, अब मोटा मोटा रफली ले लो तरीके से मुझसे आइडिया कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है बच्चा? चलो पॉज। अब बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, जो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होगा। टोटल आर्टिकल 52 से लेकर कहां स्टार्ट हो जाएगा, भाग 5 के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 52 से लेकर के हम 151 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर कैसे क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है कौन नहीं लेता है, इंपीचमेंट क्या होता है, पार्डन की शक्ति क्या होती है, लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीट है, पहले कितनी सीट थी, जम्मू कश्मीर का क्या है क्राइटेरिया, जम्मू कश्मीर के लोग कैसे क्या स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिला हुआ है, हम सारी बात इसमें करने वाले हैं। रिट क्या होती है, रिट से संबंधित अधिकार क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है कि हाई कोर्ट की ज्यादा है। आपको लगता होगा सर सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी बॉडी है, तो सुप्रीम कोर्ट का रिट की शक्ति सबसे अधिक होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे हाई कोर्ट के रिट से संबंधित हाई शक्ति है। मैं आपको बताऊंगा, हालांकि आर्टिकल की बात किया जाए, आर्टिकल 32 में है सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के लिए। हमें सारी बात करने वाले हैं, मतलब आपको एक बार क्लास करने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा, हर एक डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चा? चलो आगे आ जाओ। उसी तरीके से पार्लियामेंट के बारे में जो मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर क्या है। कई लोग को आज भी ये लगता है कि जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है केवल लोकसभा और राज्यसभा है, राष्ट्रपति को लोग भूल ही जाते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। अभी परिसीमन आयोग बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, आर्टिकल 82 में आता है डिलिमिटेशन कमीशन, अब तक 4 बार गठन हो चुका है, इसका रोल क्या है, हम सब कुछ उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप देखोगे आपके एग्जाम का ट्रेंड बदलता जा रहा है। अभी वर्तमान में एनडीए जो है, वर्तमान में ये नहीं कि आर्टिकल 52 में क्या है, 53 में क्या है, डिलिमिटेशन आयोग का इंपॉर्टेंस क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया, बताओ। कथन में दे दिया, एक में दे दिया आर्टिकल 82 में आता है, ठीक है ये पता है, इसका रोल क्या है, क्या बताओगे आप। तो इसके लिए अभी आपकी समझ होना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ लकीर के फकीर बनने से आपका काम नहीं चलेगा। क्लियर है बच्चा? चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। एज लाइक ऐसे समझो, जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा होती है, उसी तरीके से स्टेट में विधानसभा विधान परिषद होती है। वहां पे राष्ट्रपति होगा तो यहां पे गवर्नर होगा, वहां पे प्रधानमंत्री होगा तो यहां पे चीफ मिनिस्टर होगा। तो हम सारी बात करेंगे, पैरेलल में आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। जिस तरीके राष्ट्रपति की जो पावर में यूज होता है आर्टिकल 123 विधायी शक्ति में अध्यादेश, उसी तरीके से आर्टिकल 213 है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। तो मतलब मैं आपको सारी चीजें एक एक चीज ब्रीफ तरीके से समझाऊंगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति होती है, वैसे राज्यपाल की भी होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ेंगे, वैसे हाई कोर्ट पढ़ेंगे, वहां संसद पढ़ेंगे, यहाँ पे विधानमंडल पढ़ेंगे। तो मतलब आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, हद से ज्यादा। जाने बच्चा? चलो आगे आ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं जुडिशियर के बारे में। वही जो मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 13 के आसपास आता है। मैं आपको बताऊंगा इसमें 4 क्लॉज हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है बच्चा? इसके बाद PIL, हाल ही में अभी एक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, उन्होंने सीधे सीधे बोला है, ये बोला कि PIL को खत्म कर देना चाहिए। जज भी साहब उसमें रिकमेंड करें, हाँ बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, क्यों खत्म होना चाहिए या नहीं खत्म होना चाहिए, सारी बातें हम करेंगे। डन है? चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। देखो 2 नहीं 3 बॉडी होती है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक तरफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। रियलिटी क्या है, एक तरफ संवैधानिक बॉडी होती है, असंवैधानिक तो अलग चीज है। संवैधानिक हो गया, सांविधिक हो गया और कार्यकारी हो गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब वो चीज जो पहले से संविधान में मेंशन है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन पहले से है, फाइनेंस कमीशन पहले से है, मतलब इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 200 कितना है आप कमेंट में बताना, वैसे मैं बता देता हूं 280 है। यूपीएससी के बारे में कमेंट करना, सीएजे के बारे में आपको बता देता हूं आर्टिकल 148 है, और साथ में नेशनल कमीशन के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। डन है? ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संविधान में मेंशन है। एक तरफ होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक्ट से बनता है, एक तरफ होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया, सरकार के आदेश से बन जाए। तो सारी बातें हम करेंगे। क्वेश्चन बनता है कि वित्त आयोग कौन सी बॉडी है, सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, एक रफली आप आइडिया ले लो हम क्या क्या बात करने वाले हैं। देखो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नीति आयोग, नीति आयोग आदेश से बना है। नीति आयोग पहले क्या था, याद है आपको या मैं आपको बताऊं? चलो कमेंट में बताना। वैसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कुछ योजना से संबंधित है ये। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। एनएचआरसी भी है, ये जो बना है 1993 में बना है। डन है? ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी भारत में 3 प्रकार की, एक है नेशनल इमरजेंसी, एक तरफ क्या है प्रेसिडेंट रूल है, तीसरा क्या है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आर्टिकल 352, 356, 360। अगर मैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करूं, आज तक केवल 3 बार लगा है। एक कब लगा? 1962 में, एक 1971 में, एक 1975 में। हम सारी बात करेंगे। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये नहीं बनता कि कब कब लगा, क्वेश्चन ये बनेगा ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी क्या लोकसभा रहती है, राज्यसभा रहती है, या राष्ट्रपति कब कब लगा सकता है, कैसे लगता है, प्रोसेस क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कोई कानून है क्या, राज्य सूची का विषय रहता है या नहीं रहता है, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्या यूनिटरी बॉडी रहती है या फेडरल बॉडी रहती है, हम सारा बात करेंगे। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा जो लॉन्ग टर्म तक चले कि नीड ही क्यों बड़ी इमरजेंसी के, किस देश से लिया गया है, सारी बात करेंगे। उसी तरीके से प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 140 बार से ज्यादा बार लग चुका है। फाइनली अगर बात करें जो 1993 पहले तक, जब तक एसआर बम्बई केस नहीं आया था, मिल्वा मिल्स केस नहीं आया था, तब तक लोगों को यही लगता था जहां पे केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार ना माने वहां पे लगा दो भैया इमरजेंसी। फिर फाइनली एक दौर आया एसआर बम्बई केस, जहां से सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बदल के रख दिया कि अगर आज से आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो रीजन बताओगे, और रीजन अगर बता रहा हूं मेरा मन किया 10 साल बाद भी तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वो आएगा, और रिव्यू करूंगा, अगर गलत पाता हूं तो आपकी सरकार भी हटा दूंगा। तो सारी बातें हम करने वाले। फाइनेंशियल इमरजेंसी भगवान की दया से आज तक एक बार भी नहीं लगा है, और ना उम्मीद है कि लगे। डन है? चलो आगे बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस कैसे होते हैं, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, क्लियर है बच्चा? चलो, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो बहुत जरूरी है, आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, मतलब आर्टिकल 51 तक, और इमरजेंसी का प्रोविजन और प्रेसिडेंट मतलब आर्टिकल 52 से 62 तक, आर्टिकल 1 से 51, और इधर 62, इधर 352 से लेकर 356, 360, ये आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल आपको भूलना ही नहीं है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल आएगा कि एक बात बताइए भैया, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में, एक बात बताइए इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो वित्त वाला किस आर्टिकल में है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो बहुत सही। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल के बारे में कहानी यह है, जब देश आजाद हुआ, जब अपने यहां संविधान लागू किया गया, टोटल 8 ही शेड्यूल थे। इसके बाद 9, 10, 11, 12 ये सारे बाद में ऐड हुए। 9वें की बात करूं, फर्स्ट अमेंडमेंट, 10वें नंबर का 52 नंबर का अमेंडमेंट, और ये 73 एंड 74 नंबर के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। इसके बारे में हम सब बात करेंगे कि जैसे ये 1951 में, 1985 में, ये 1992 में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आप बस एक आइडिया लेते जाओ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है बच्चा? इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, लाइक 1 नंबर का संविधान संशोधन, 42 नंबर का, 44 नंबर का, और 100 से लेकर 106 तक, अभी वर्तमान में टोटल 106 नंबर तक का संविधान संशोधन हो चुका है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के है। ये तक आपको पता होनी चाहिए। मतलब 100 से लेकर के मैं ये कह रहा हूं कि 106 तक तो फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए, लेकिन उसके पहले 99 नंबर का, 97 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी। इसके अलावा 91,
89 89 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 तो हद से ज्यादा, कि जो वोटर्स की जो एज होती थी पहले 21 ईयर्स होती थी, घटा करके 18 कर दिया गया 61 नंबर अमेंडमेंट से। ये भी आपको पता होना चाहिए। 42, 44, 35, 36 जो सिक्किम के बारे में संबंधित है, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आपको किस लेवल पे किस तरीके से बढ़ना है। क्लियर है बच्चा? इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आता कैसे है, थोड़ा सा ये भी देख लो, आपको थोड़ा रफली आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन बनता कैसे है बच्चा। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, देखो एनडीए का 2015 में क्वेश्चन आ रखा है, द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बन रहा है कि भैया सेकुलर जो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष वर्ड है भारतीय संविधान में कब ऐड किया गया? क्या पहले से था? अगर ऐड हुआ है तो कब से? क्या 44 से अमेंडमेंट से, 52 नंबर के, या 42 नंबर के, या फिर 34? तो ध्यान रखना ये प्रेमल वर्ड की बात हो रही है। प्रेमल में आज तक केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42 नंबर से, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए, जिसमें एक सेकुलर भी वर्ड था। ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 42 नंबर का। कब हुआ है? 42 नंबर का जो अमेंडमेंट आपका हुआ है ये हुआ 1976 में, 1976 में। उसी तरीके से 44 नंबर की अगर बात किया जाए तो इसमें है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, तो वो तो ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। तो मतलब मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा कोई ऑप्शन क्यों गलत है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों सही है तो क्यों सही है उसके पीछे बिहाइंड द रीजन भी दूंगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। अगर मैं आपको ये बताता कि ये क्वेश्चन है बच्चा और इसका सी वाला ऑप्शन सही है, तो शायद जो 3 नए ऑप्शन गलत हैं इसके बारे में कभी आप आइडिया नहीं लगा पाते। मतलब एक क्वेश्चन कराने से मैं आपको चारों के चारों में रेडी करा दूंगा, है ना बच्चा? चलो बहुत सही। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि द 2 प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर। आपसे कह रहे भैया ऐसा कौन सा 2 आर्टिकल्स है जो जुडिशियल में, आपके न्यायिक प्रणाली में एक तरीके से न्यायिक समीक्षा का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, मैंने कुछ देर पहले इसको डिस्कस भी किया था। आर्टिकल 32 एंड 226 फॉर रिट। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स कभी भी कोई आपका उल्लंघन कर दे रहा है, कोई छीन रहा है, तो ऐसे केस में 2 ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको हमेशा जिंदा रखेंगे। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा और हृदय दोनों है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, ये वही बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 21 होगा नहीं, 44 हो नहीं सकता, क्योंकि बात हो रही जुडिशियल रिव्यू की। आर्टिकल 32 या 226 ही देगा। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आपने इसका फंडामेंटल राइट्स क्यों छीना, किस अधिकार से छीना, जाना बच्चा? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर्टिकल 352 लगाने के पीछे मेन कारण क्या होता है? ध्यान से समझो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कंफ्यूजन होगी। अगर क्वेश्चन एनडीए ने पूछा तो इतना सिंपल तो नहीं पूछा होगा। पहला ऑप्शन क्या करे? 352 लगाने के पीछे क्राइटेरिया क्या होता है कि वार, एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, 3 वर्ड है, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक गड़बड़ी। ये बात है कि अगर ये कहता कि 1976 से पहले अगर मैं ये ऑप्शन में देखता तो मैं इसको सही कर देता। एक्चुअली ये वही बेस है जहां पे अपनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यही बेस पे 3rd नंबर की नेशनल इमरजेंसी लगाया था। बाद में लगा कि ये मिसयूज हुआ है, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड नहीं होना चाहिए। बाद में यही वर्ड ट्रांसफर किया गया आर्म रिबेलियन से, कि सशस्त्र विद्रोह वर्ड से ट्रांसफर हुआ। तो इसका आंसर अभी वर्तमान के समय में अगर देखा जाए तो जो अपना सही हो जाएगा, ये क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। और अगर बात होती कि भैया कहीं पे संविधान की मशीनरी ही फेल हो जाए तो स्टेट में जो लगता है वो आर्टिकल 356 लगता है और 352 नहीं होता है। आई होप आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस हिसाब से पूछा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये फट फट यूं चुटकी में हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा? चलो बहुत सही। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? बात हो रही मनी बिल के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करो कि लोकसभा में मनी बिल पेश हो गया, वहां से राज्यसभा में चला गया, तो राज्यसभा मैक्सिमम अपने पास कितने दिन तक रख सकता है, उसका राइट्स होता है या नहीं होता है? तो सबसे पहले मनी बिल के बारे में जानो। कोई मनी बिल है या नहीं है डिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर। और मनी बिल अगर पेश करना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि लोकसभा में पेश करना पड़ेगा आपको, और पेश करने से पहले आपको प्रपोजल भी लेना पड़ेगा, किसका? राष्ट्रपति का। और सपोज करो कि सबसे पहले हमने लोकसभा में पेश भी कर दिया, है ना बच्चा? लोकसभा में हमने पेश भी कर दिया, लोकसभा के बाद जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, अगर ये 14 दिन तक अपने पास भी रख लेना तो भी बिल पास माना जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो मैक्सिमम जो इसका आंसर होगा वो 14 डेज होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये भी आपका PYQ है 2025 का।
तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और साथ में मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है सब कुछ। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ प्रॉपर तरीके से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।